हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप भी एनआईएस क्लास 12th में हो और सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रहे, लॉ समझ में नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, आप परेशान हो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस स्कॉलर ने लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ में आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी फोड़ कर आओगे। तो मंथन बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के ऐप पर सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस स्कॉलर ने बहुत सारे या तमाम चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस को अपने YouTube पे भी ला दिया है, यानी कि आप इस YouTube पे भी फ्री में पढ़ सकते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव, योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू योर YouTube चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। और ये चैप्टर आपके एनआईओएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने भी एनआईओएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन टॉपिक्स को भी आज हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर की बात करते हैं कि भाई हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो जनरली जब हम हीट की बात करते हो तो हीट एक तरह का एनर्जी है जो आपको सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस की बात करता है, यानी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम और सराउंडिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि जहां टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा वहां पे हीट का ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये एमसीक्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ हीट कैन फ्लो, तो आपको बस एक ही जवाब देना है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी होता है जो ये बताता है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। साथ ही साथ ये एक डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी होता है, यानी कोई चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है, इस चीज को बताने का काम टेम्परेचर करता है। तो यहां से आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा कि टेम्परेचर इज नथिंग बट इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, राइट। आगे देखते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स। अब यहां पे हम कुछ बेसिक थर्मोडायनेमिक टर्म्स सीखेंगे, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स कहने का मतलब है कि जो हर जगह थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगे, और इस पे भी कभी कभी बेसिक सवाल आपको मिल जाते हैं। भाई ये जो सिस्टम है, सराउंडिंग है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, या इसमें वर्क डन कैसे होता है। तो अगर कभी मान लीजिए वर्क डन निकालने को बोलता है एग्जाम में आपसे, तो भी वहां पे आपको टर्म पता रहेंगे तो आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमारे जो टर्म्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला आप देखिए, एक तो होता है सिस्टम। एक जब हम कहते हैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है आपका ना, एक हम कहते हैं सिस्टम ना। अब सिस्टम क्या होता है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस पे हमको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एक कंटेनर में मान लेते हैं गैस भरा हुआ है, तो आपको उस गैस पे ऑब्जर्वेशन करना है, उस समय वो गैस आपका सिस्टम हो गया। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक कमरे में कुछ काम करवाना है, कुछ मान लेते हैं कि उसमें स्टडी बैठ कर करना है, तो आपको उस कमरे में बैठ के स्टडी करना है, तो वो कमरा आपका सिस्टम हो गया। बाकी उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग हो जाएंगी, यही होगा ना। तो इट मींस सिस्टम क्या होता है कि एनीथिंग अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स रेफर टू अ डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच इज कंसीडर्ड यूनिक एंड सेपरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इट। यानी कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, एक डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं यूनिक और जो सेपरेटेड होता है बाकी चीजों से और जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। इसके बाद एवरी सिस्टम इज इनक्लोज्ड बाय एन आर्बिट्रेरी सरफेस व्हिच इज कॉल्ड बाउंड्री। याद रखिएगा कि हर एक सिस्टम जो होता है वो एक आर्बिट्रेरी सब्सटेंस से, आर्बिट्रेरी का मतलब कि एक इमेजिनरी चीजों से अलग होता है, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं। और जो बाउंड्री होता है, द बाउंड्री में इनक्लोज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। यानी कि जो बाउंड्री हो सकता है वो ऐसी चीजों को इनक्लोज कर सकता है जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, रेस्ट में हो सकते हैं, मोशन में हो सकते हैं। तो यहां से दो चीजें हमें समझ में आती हैं, पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हो तो जो रूम आपका हो गया वो सिस्टम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो घर हो गया वो सराउंडिंग हो गया, और जो रूम की दीवार है जो बाकी चीजों को अलग कर रही है, यानी एक रूम को दूसरे से अलग कर रही है, वो हो गई बाउंड्री। बाउंड्री उसी को कहते हैं ना, जैसे
जैसे अगर आपका अपना घर है, बगल में पड़ोसी का घर है, तो आप बाउंड्री करवाते हो जिससे कि आपका घर और पड़ोसी का घर अलग अलग दिखे, तो वो बाउंड्री होता है। वो यहां पे भी सेम चीज होती है, राइट। अब देखिए 3 तरह के सिस्टम होते हैं, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। यहां से आपको जो क्वेश्चन बनता है आपके प्रीवियस ईयर में, वो यही पूछता है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तीनों में किसमें एनर्जी का एक्सचेंज होगा, किसमें एनर्जी मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा, और किसमें केवल मैटर का एक्सचेंज होगा। तो ऐसी क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ओपन सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो मास को भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, राइट। यानी कि विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर रहा है विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जो एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है बट मास को एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ, यानी कि विच कैन एक्सचेंज द एनर्जी बट नॉट द मास विद द सराउंडिंग, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि न ही मास को एक्सचेंज करेगा और न ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, यानी कि मास भी एक्सचेंज नहीं हुआ, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है वो आइसोलेटेड सिस्टम। और इस सिस्टम को जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो ये 3 सिस्टम आपने देखा ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद देखिए अगला है इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम आप सिंपल इतना मत समझिए कि इंडिकेटर डायग्राम क्या करता है। इंडिकेटर डायग्राम से हम वर्क डन निकालते हैं, किसी भी सिस्टम में कितना वर्क हुआ है। इंडिकेटर डायग्राम को हम पीवी डायग्राम भी कहते हैं, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। तो आपको सिंपल इतना समझना है कि एक इंडिकेटर डायग्राम से हम ये समझ पाते हैं कि कोई सिस्टम ने कितना वर्क किया है, राइट। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि एक इंडिकेटर डायग्राम दिया होगा आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। तो एक इंडिकेटर डायग्राम दिया होगा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया होगा, और आपसे बोलेगा कि वर्क डन निकालो। तो बस आपको मैं एक लाइन में कहता हूं कि वर्क डन निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, किसी भी इंडिकेटर डायग्राम से आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा उस डायग्राम के अंडर में, आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूं कि आपको एक कर्व ऐसा दे दिया गया, जैसे यहां पे आप देखिए इधर आपका प्रेशर है, ये प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, राइट। इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम है और एक इंडिकेटर डायग्राम दे दिया कुछ ऐसा सर्कल ना। अब कह रहा है कि चलिए भाई कैलकुलेट करिए वर्क डन कितना होगा। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये तो कंप्लीट सर्कल है, यहाँ वर्क डन 0 का, मगर ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम V1, इधर देखो ये वॉल्यूम V2 ना। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इस एग्जांपल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रेशर P2 और ये प्रेशर P1 ना। अब यहाँ पे कितना होगा भाई वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया होता है। अब ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक रेडियस तो ये प्रेशर वाला हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, इसका हाफ करोगे रेडियस आएगा, एक ये से यहां तक भी एक रेडियस होगा। तो जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा एरिया क्या हो सकता है पाई और P2 माइनस P1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से आप एरिया निकाल सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पीवी डायग्राम में ये आप समझ चुके हैं। सिंपल आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है। अब ये एक सर्कल था, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप इधर से भी एरिया निकाल सकते हो, ऐसे भी एरिया निकाल सकते हो। तो ये आपका एक काम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा जाता है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंपल आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 2 सिस्टम है, सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, राइट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में अ सिस्टम व्हिच एग्जिबिट मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर एक सिस्टम है जो 3 इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें जो सबसे पहला आता है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जो हम पहले कौन चीज की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं हम कहेंगे सेम हो जाता है, सेम, टेम्परेचर इज सेम, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर टेम्परेचर किसी 2 बॉडीज का सेम हो रहा है देन वी से इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात हो रही है, तो कितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, तो देखिए पहला आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस,
दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा एडियाबेटिक प्रोसेस, पांचवा साइक्लिक प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस है। कभी कभी अब देखिए इन 5 प्रोसेस में जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ना, मैं सीधे उस पर बात कर लेता हूं, क्योंकि हमें तो यहां पे वही चीजें डिस्कस करनी है। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा भाई, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक में क्या कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट होगा, क्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है। और साइक्लिक में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन एक कंप्लीट साइकिल में जब हम जाएंगे तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, आप ऐसे समझ लो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, यानी डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी ना। बेसिकली ये तीनों आपको याद रखने हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट और हीट कांस्टेंट ना। इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपने समझ लिया कि टेम्परेचर यहाँ पे सेम होता है, तब हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि आपसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पूछा है। तो भाई क्या स्टेटमेंट है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है। पहले स्टेटमेंट बहुत अच्छे समझिए आप कि अगर हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं, जैसे कि ए और बी, और ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड बॉडी सी के साथ ना, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये बिल्कुल ऐसी बात है, एक बॉडी ए है, आप ऐसे समझिए कि मैं फिगर से बता दे रहा हूं, एक ये मेरे पास एक बॉडी ए है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर सेम है किसके साथ, एक बॉडी सी के साथ, यानी टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ सी। और एक बॉडी बी है ना, एक बॉडी बी है, ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी। तो ऐसा देखा गया कि जब हम ए को, यानी कि बॉडी ए को बॉडी बी के साथ क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हमारे पास 3 बॉडी है, जिसमें से बॉडी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बॉडी बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बॉडी ए भी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये उसका रिजल्ट है। और यहां से जब वो हम कहते हैं कि वो ऐसी क्वांटिटी जो कि इक्विलिब्रियम में आ रही है, भाई जिस क्वांटिटी से ये सब इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका कॉन्सेप्ट देता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ना, क्या देता है, तो यहां पे आप याद रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहां पे लिख दे रहा हूं कि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इट गिव्स द concept of temperature ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। अब यहां देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, तो हमें पता है कि जैसे हमारी अपनी एक ऊर्जा होती है, हमारी अपनी एक एनर्जी है, उसी तरह से हर सिस्टम की भी अपनी एक एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है तो जो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। भाई हमें पता है कि हर एक सिस्टम में, चाहे वो गैसियस सिस्टम हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। बेसिकली गैसियस सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं तो उनकी वजह से एक एनर्जी आएगी, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और कुछ मॉलिक्यूल्स अगर रेस्ट में है या आपस में किसी इंटरैक्शन से, कूलाम्बिक इंटरैक्शन से है या फिर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से है, तो उनकी वजह से एक और एनर्जी आएगी जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो उन दोनों की एनर्जी का जो सम होता है, यहां पे देखिए लास्ट में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई कि द इंटरनल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो उसकी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वो चीज आप यहां पे देख पा रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी का सम होगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे करते हैं, यू से। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होगा, यू से, और चेंज किससे रिप्रेजेंट होगा,
होगा डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। इसके बाद इसी पे बेस्ड आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको समझ लीजिए क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन फैक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये देखिए ये जो लाइन यहां पे लिखा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है कि द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, it states that the total internal energy of the system during a thermodynamic process is equal to sum of the heat given to it and the work done on it। मतलब कि किसी सिस्टम का जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना हीट दे रहे हैं और कितना उसने वर्क डन किया है। इसको मैथमेटिकली देखिए, इसका इक्वेशन आपके एग्जाम में आता है, तो दैट इज अगर आप इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो अगर सपोज कि मैंने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया किसी सिस्टम को, तो उसने क्या किया कि उसका कुछ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ और प्लस उसने डेल्टा डब्ल्यू कुछ वर्क किया। अब ये डेल्टा साइन है, यहाँ पे भी डेल्टा साइन है, वो सिंपल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपको मम्मी ने 100 रुपए दिए और फिर बोला कि जाओ मार्केट से कुछ खरीद लेना, पैसे बचे तो खा लेना, तो आप सबसे पहला टास्क क्या होगा, आप कुछ खरीदेंगे, जो भी सामान खरीदना है, तो हमने हीट दिया, इसका पहला टास्क क्या होगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा वो सिस्टम। आप सामान खरीदेंगे, मान लेते हैं सामान 80 रुपए का मिला, 20 रुपए बच गए आपके, अब 20 रुपए में आप अपना जो भी कुछ खाना पीना या कुछ काम करना है आप वो काम कर लेंगे। सेम चीज यहां पे कि अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक सिस्टम को दिए हैं तो सिस्टम पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, उसके बाद जो एनर्जी और बची उससे वो वर्क डन करेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लगाएगा और बचे हुए अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, अपना वर्क डन करेगा। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट आता है, यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये किसके बराबर है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और यही आपका फेमस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहां से एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू या इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन ना, इसको याद रखना है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। और जो W है यानी वर्क डन है, ये पाथ फंक्शन है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट फंक्शन होता है और क्या पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, और पाथ फंक्शन का मतलब जो पूरे पाथ पे डिपेंड करे, कैसे वो चीज हुई है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके आगे की चीजों को आपको देखने के लिए यानी कि कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप पे आइए, वहां रजिस्टर करिए, आपको वहां पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से जो भी पीपीटी है वो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारी चीजें प्रॉपर कंटेंट आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उससे पहले बाकी चीजों को आप यहां पे अच्छे से समझ चुके हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस